हेलो दोस्तों, वेलकम टू इफेक्टिव स्टडी पॉइंट। तो आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में आए हुए जो आपको क्वेश्चन है वो आपको पता ही है, सॉल्व कराए जा रहे हैं इस चैनल पर। और अभी तक हम करा चुके हैं 485 आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में आए हुए क्वेश्चन। और ये आपको रुक्मणी पब्लिकेशन की रेलवे की जो बुक आती है 3200 प्लस, वो कराई जा रही है। इसमें 500 से कुछ प्लस क्वेश्चन करके हम 2018 में आए हुए क्वेश्चन कराएंगे। तो ये हैं 2016 के एनटीपीसी की, और आज आपको क्वेश्चन नंबर 486 से शुरुआत कराई जा रही है। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 486 है। एक हमको तालिका दे रखी है, 4 कंपनियां इसमें दी हुई है और इनका क्या दिया है, इनका उत्पादन हमको दिया है, 4 बिक्री दी है, सॉरी 5 साल की बिक्री दी है, मिलियन में दे रखा है हमको। और हमसे पूछा है, पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 1985 से लेकर 1988 में अपनी बिक्री में क्रमिक वृद्धि करती है। क्रमिक वृद्धि का मतलब है कि हर प्रत्येक साल कुछ ना कुछ में वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। तो अगर मैं टीओ कंपनी की बात करूंगा तो 85 से 88 से लेके 85 से 88 तक देखूंगा तो 400, फिर 300 आया, कमी हो गई, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अगर एचओ कंपनी की बात करूंगा तो 220 250 हुआ है, वृद्धि हुई है, लेकिन 225 फिर कमी हो गई, तो इस तरह से नहीं होगा मेरा आंसर। अगला देखूंगा केओ को, अगर देखता हूँ मैं तो 210 से 250 वृद्धि हुई है, फिर 250 से 270 यहाँ भी वृद्धि हुई है, और 270 से 300 तो यहाँ भी वृद्धि हुई है। तो यही एक कंपनी है जिसमें क्रमिक वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पिछले 3 वर्षों में केओ और एचओ की कुल बिक्री में क्या अंतर है। तो केओ मेरे पास ये है और एचओ मेरे पास ये, पिछले 3 वर्षों में मतलब 86 से लेकर 88 तक देखना है। तो अगर केओ का देखता हूँ और केओ और एचओ का अगर मैं देखता हूँ तो 86 में डिफरेंस देखता हूँ तो दोस्तों 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ 87 में डिफरेंस देखता हूँ तो मेरे पास आ रहा है दोस्तों 25, 50 और 20, 45 का डिफरेंस आ रहा है। अगर 88 में यहाँ देख रहा हूँ तो 50 का डिफरेंस आ रहा है। तो टोटल डिफरेंस की बात पूछ रहा है, तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 मिलियन का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको ऐड करके फिर भी आप डिफरेंस निकालेंगे तो भी 5 आएगा। मैंने डायरेक्ट किया और आपको एग्जाम में ऐसे ही करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले 3 वर्षों में किस कंपनी की कुल बिक्री दूसरों से सबसे कम है। तो पहले 3 वर्षों का मतलब है 84 से लेके 86 तक। तो अगर मैं बायो कंपनी की बात करता हूँ तो यहाँ 300 और 240 540 और 150 मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 690। तो बायो कंपनी का उत्पादन हुआ है 690 का। और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ एचओ कंपनी का, तो एचओ कंपनी का 170, 220 और ये 250 आपके पास हो जाएगा दोस्तों 640 एचओ कंपनी का हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ केओ कंपनी का, तो केओ कंपनी का दोस्तों हो जाएगा अपने पास 230 और 210 और 250, ये हो जाएगा 690 हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ टीयू कंपनी की, तो ये आ जाएगा 350, 400 और 300 आ जाएगा अपने पास में, 4 3 7 3 1050 आ जाएगा। तो इस तरह से मुझसे पूछा है सबसे कम कौन सा, तो दोस्तों सबसे कम मेरे पास 640 है जो कि एचओ कंपनी का है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका ज्ञात करें। तो मैं पहले 48 के सभी धनात्मक गुणनखंड निकालूंगा दोस्तों। तो मैं 1 से लेके चलूँगा, तो 1, अगला होगा 2, 3, फिर 4 आएगा, 5 48 का गुणनखंड नहीं है, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, 10 नहीं है, फिर 12 आएगा, 12 के बाद आएगा दोस्तों 24 आएगा, और इससे पहले एक 16 भी आएगा, 16 के बाद 24 आएगा, और 24 के बाद 48 खुद ही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह से मेरे पास n आ जाएगा, 10 गुणनखंड होंगे इसके दोस्तों। अब मुझे निकालना है माध्यिका। माध्यिका के लिए क्या होता है, माध्यिका होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। तो इस तरह से अगर मैं n/2वां पद निकालूंगा तो n मेरे पास है 10, 10/2 5वां पद होगा, और अगला छठा पद। तो 5वां पद अगर यहाँ से मैं गिनूंगा दोस्तों तो 1 2 3 4 5
6 आएगा, और छठे नंबर पे आएगा 8, तो 6 और 8 का ऐड करूँगा और इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 14/2। तो इस तरह से आंसर दोस्तों मेरे पास आ जाएगा 7। आपको ध्यान रखना है इस तरह से एक सवाल में अगर माध्यिका निकालनी हो तो माध्यिका का फार्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। तो वही मैंने यहाँ पर किया, तो इस तरह से आंसर अपना हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसे सरल करना है हमको। तो 4√18 प्लस 7√32 माइनस 2√50। तो अगर मैं 18 है तो इसको 9 गुणा 2 लिख लूँगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा तो 4 3 12√2 लिख सकता हूँ इसको मैं। इसी तरह से यहाँ बात करूँगा तो 16 दूनी 32, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 7 चौक 28√2 हो जाएगा। ऐसे इस तरह 25 दूनी 50, तो 25 का 5 बाहर आ जाएगा तो 10√2 हो जाएगा। तो अब दोनों की रूट सब में 2 है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 12 और 28 मेरे पास हो जाएगा 40√2 माइनस 10√2। इस तरह से मेरे पास दोस्तों आंसर आ जाएगा 40 में से 10 हो जाएगा 30√2। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 363 मीटर, 528 मीटर और 693 मीटर है। सबसे लंबे टेप को निर्धारित करो जो कमरे की तीनों आयामों का स्पष्ट माप कर सके। तो दोस्तों हमसे इसमें इनडायरेक्टली रूप में हमसे HCF पूछा है, तो हमको इसका जो हमें विमाएँ दे रखी हैं, आयाम दे रखे हैं, इनका हमको मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करें, आप ऑप्शन से जाएं। मासा की डेफिनेशन क्या कहती है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं में पूर्णतः भाग चला जाए। तो मेरा आंसर जो भी होगा उससे ये सारी संख्याएं पूर्णतः कटेंगी। तो अगर मैं सबसे बड़ा देख रहा हूँ तो यहाँ पर 35 देखता हूँ, तो 35 से मेरा यूनिट डिजिट क्या 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 35 से इनमें से कोई भी डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 33 देखता हूँ तो 33 में 11 आ रहा है, तो अगर 33 से इसे डिवाइड करता हूँ ये भी डिवाइड हो रहा है। अगर 33 से इसे डिवाइड करता हूँ तो 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88 और मेरे पास 3 बचा, तो 3 से ये डिवाइड हो रहा है। अगर 33 से इसे डिवाइड करता हूँ 33 दूनी 66, 33 ये भी डिवाइड हो रहा है। तो 33 मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, HCF हो जाएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो यह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा, तो 54 गुणा 5/18 ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 18 3 54, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। अब वो पूछ रहा है 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो 15 × 60 करेगी, तो 15 छक्का 90, 900 मीटर दूरी तय करेगी। लेकिन अगर मैं देखता हूँ ऑप्शन में मेरे कहीं भी 900 मीटर नहीं है, 900 किलोमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर टाइपिंग एरर हो सकता है दोस्तों। तो 900 मीटर अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइन थीटा बराबर 5/13 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब मेरे पास है दोस्तों 5 और कर्ण है 13। तो अगर मैं आधार निकालूंगा तो मेरे पास आएगा ये 12। तो मुझसे पूछा है कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है मेरे पास 12 और कर्ण है मेरे पास 13, तो इस तरह से 12/13 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 68.04 क्विंटल चावल 3780 लोगों में वितरित किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना चावल मिलेगा। तो यहाँ पर क्विंटल है दोस्तों, अगर 68.04 क्विंटल है, इसको अगर किलो में बदलूंगा तो 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं। तो यहाँ से मेरे पास 6804 किलो चावल आ जाएगा। अब पूरा चावल है मेरे पास 6804 किलो, इसको बांटना है 3780 व्यक्तियों में, तो कितना बटेगा। अगर 37 दूनी करता हूँ तो 74 कुछ जाएगा, तो 2 से कम आएगा। अगर मैं ऑप्शन पे जाता हूँ सब में 18, 1.8, 1.08 करके,
तो दोस्तों पॉइंट तो आएगा लेकिन कंप्लीट 2 बार तो नहीं जा रहा है, तो 1 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो इस तरह से मेरे पास आंसर हो जाएगा 1.8 किलो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इस रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगेगा। तो दोस्तों समय मेरे पास सेकंड में दे रखा है, तो मैं क्या करूं, 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा। तो 108/5/18 आ जाएगा। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये 6 पंजे 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी मेरे पास चाल। और जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो कोई भी रेलगाड़ी अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो यहाँ से कुल दूरी आ जाएगी मेरे पास 210 प्लस 150, तो ये आ जाएगी 0, 5 और 1 6, 360 मीटर दूरी तय करनी है मुझे। किसके हिसाब से, 30 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 12 सेकंड मेरे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। 12 सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समद्विबाहु त्रिभुज में जो सर्वांगसम कोणों की विपरीत भुजाओं को 3x + 3 2x + 5 के रूप में दिया जाता है, तो x का मान ज्ञात करें। वो ये कहना चाह रहा है दोस्तों, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर ये ABC समद्विबाहु त्रिभुज लेता हूँ तो इसमें सर्वांगसम कोण अगर मैं ये मानता हूँ इसके बराबर ये है, तो इसके सामने वाली विपरीत भुजाएं उसने दे रखी हैं। ये दे रखी है 3x + 3, ये दे रखी है 2x + 5। तो दोस्तों सामने वाली भुजाएं अगर बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। तो इस तरह से 3x + 3 बराबर 2x + 5 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो x बराबर मेरे पास आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिए जाते हैं तो अनुपात 5:8 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं, संख्या मुझे दे रखी है, ऑप्शन से जाता हूं। अगर पहली संख्या 16 है, 16 में से अगर मैं 12 घटाता हूं तो मेरे पास आएगा दोस्तों 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर अनुपात 5 आ रहा है, 5 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ तो 35 में से अगर मैं 12 घटाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 23 आ जाएगा। 23 भी 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर मैं 20 लेता हूँ, 12 में से अगर मैं 20 में से अगर 12 घटाता हूँ तो मेरे पास 8 आएगा, जो भी 5 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन अगर 12 घटाता हूँ मैं 72 में से तो 60, जो कि आगे 5 का मल्टीपल आ जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 72 मीटर लंबे और 90 मीटर चौड़े फर्श पर टाइलें बिछाई हैं। एक टाइल का अधिकतम आकार क्या होगा यदि सिर्फ वर्गाकार टाइल ही उपयोग की जानी है। तो दोस्तों अधिकतम आकार क्या होगा ये पूछा है, तो क्या मुझे 72 मीटर और 90 मीटर का HCF निकालना है। और HCF मैं आपको फिर बता चुका हूँ, वही आंसर होगा जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करेगा और बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बड़ा लूँगा, 18 लूँगा। 18 चौक 72 होते हैं, 18 पंजे 90 होते हैं। कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो वर्गाकार टाइल्स की जो विमा होगी वो क्या होगी दोस्तों, 18 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पिता अपनी संपत्ति का अपनी पत्नी के लिए 1/3 भाग रखने के पश्चात अपने 3 पुत्रों में 2:3:5 के अनुपात में बांटता है। यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपये प्राप्त होते हैं तो उसकी कुल संपत्ति कितनी थी। तो दोस्तों जो भी उसकी संपत्ति थी उसमें से 1/3 भाग वो क्या करता है, पत्नी के लिए सेव कर देता है, और बाकी जो 2 भाग रह गया उस भाग में वो क्या करता है, वो अपने बच्चों को बांट देता है। अगर टोटल संपत्ति उसकी 3 है तो 1 भाग वो अपनी पत्नी के लिए रख देता है और जो 2 भाग रह गया उनको वो अपने बच्चों में बांट देता है। तो पहले बच्चे को कितना मिलता है, 48,000 रुपये मिलता है। मतलब यहाँ पहले बच्चे को 2 यूनिट मिल रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी दोस्तों 48,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 24,000 हो जाएगी। अब मुझसे अगर मैं निकालता हूँ तीनों पुत्रों को कितना मिलेगा, तो तीनों पुत्रों को मिलेगा दोस्तों 5 और 3 8 2 10
10 यूनिट मिलेगा और 1 यूनिट की वैल्यू 24,000 है, तो यहाँ से मेरे पास 2,40,000 मेरे पास आ जाएगा दोस्तों। 1 यूनिट की वैल्यू 24,000, हाँ तो 2,40,000 मेरे पास आ जाएगा। इन पुत्रों को दिया है, लेकिन उसने क्या किया, इसका अपनी पूरी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी पत्नी के लिए छोड़ दिया था। इसका मतलब ये 2 यूनिट की वैल्यू है, 2 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 1 की 12 आ जाएगी, तो टोटल 3 यूनिट कितना हो जाएंगे दोस्तों मेरे पास, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12 तियां 36, 3,60,000। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक चुनाव में 1/6 वोट अवैध थे। यदि प्रत्याशी ए ने वैध वोटों के 8/15 वोट मिले हों तो प्रत्याशी बी को 4900 वोट मिले हों तो कुल वोटों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 1/6 अवैध पाए गए हैं और 8/15 वोट जो मिले हैं किसको, प्रत्याशी ए को मिले हैं। तो मैं क्या करूं, 6 और 15 का मैं एलसीएम लेकर के कुल वोट मैं 30 मान लेता हूं। कुल वोट अगर मैंने 30 मान लिए तो 1/6 अवैध हो गए, तो 1/6 का मतलब 5 अवैध हो गए। मेरे पास वोट रह गए 25। 25 का 8/15 किसको मिले हैं, ए को मिला है, तो बी को कितना मिला होगा, 25 का 7/15 मिला होगा, क्योंकि 8 और 7 8 उसको मिल गए और 7/15 रह गया। ये कितने के बराबर है दोस्तों, 4900 के बराबर है। तो ये बी को मिलने वाले वोट हैं। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा दोस्तों, 7 सत्ते 49 आ जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा, 7 चौक 28। तो यहाँ से बी को जो अगर मैं टोटल वोट निकालना चाहूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7 चौक 28 गुणा 15। मुझे वोट टोटल कितने हैं दोस्तों, 30 वोट माने तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको, ये आ जाएगा 28 गुणा 15 गुणा 30। तो 15 तियां 45 गुणा 28। तो मेरा जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल भी होगा और 9 का मल्टीपल भी होगा या फिर 3 का मल्टीपल होगा। तो अगर मैं देखता हूँ 7 का मल्टीपल ये नहीं है दोस्तों, 7 का मल्टीपल ये भी नहीं है, नहीं ये है, लेकिन ये किसका मल्टीपल नहीं है, 6 2 8 और 1 9 ये मल्टीपल है, कंसीडर करते हैं दोस्तों इसको। बाकी अगर 11 8 8 और 1 9 1 10 ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 एकम 7 और 4 नहीं है, 7 का मल्टीपल, इसको चेक करता हूँ, ये 7 का मल्टीपल भी है। क्या ये 9 का मल्टीपल है, 5 और 1 6 9 का मल्टीपल नहीं है, तो इस तरह से ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ये मेरे पास 7 का मल्टीपल भी है और 9 का मल्टीपल भी है, तो यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं तक सवाल रखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, हम इस चैनल पे अब कल से क्या करने वाले हैं कि जो ग्रुप डी पे जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें टीसीएस आया था, उसमें एकदम पैटर्न उसने चेंज किया था अपना आकर के। तो वही पैटर्न इस बार भी टीसीएस अपने साथ एनटीपीसी ले रहा है, तो टीसीएस अब इस बार फिर वही पैटर्न फॉलो करने वाला है। तो हम एक बार देखेंगे, ये जो सेट हम कर रहे थे ये थोड़ा पुराने हो चुके थे, इसमें जो क्वेश्चन थे काफ़ी ईजी थे, कुछ सेटों में देख रहे थे अपने लोग, तो हम कुछ सेट अब बीच में ग्रुप डी के लेके चलेंगे, उससे आपको पता चलेगा किस तरह से सिनेरियो चेंज हो रहा है, किस तरह से टीसीएस मतलब ट्विस्ट लेके आ रहा है, क्वेश्चनों के अंदर नए नए क्वेश्चन लेके आ रहा है। तो उस चीज़ को हम वहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो कल से जो हमारी सीरीज शुरू होने वाली है वो सिर्फ ग्रुप डी की होगी। उसमें आपका हो सकता है आप सोच रहे हो कि ग्रुप डी की क्यों करा रहे हैं, ग्रुप डी का सिर्फ इसलिए करा रहे हैं कि एनटीपीसी में भी वो इस तरह का चेंज लेके आ सकता है। पता पड़े आप इस तरह की तैयारी करते रहें, वो एनटीपीसी में दूसरा चेंज लेके आ जाए, क्वेश्चन को अलग तरीके से मॉड्यूल करने लग जाए, क्योंकि टीसीएस है वो एडवांस मैथ पे ज़्यादा जोर देता है, जैसा कि ग्रुप डी में एडवांस मैथ अच्छा पूछा गया था। तो इस तरह से इसमें भी आप वो कर सकता है। तो इस तरह से हम वो सीरीज लेके चलेंगे और बीच बीच में एडवांस मैथ के हम टॉपिक वाइज भी सीरीज लेके आने वाले हैं दोस्तों। तो कल मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ में ग्रुप डी की, और एक नए क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चनों के साथ में मिलते हैं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।